गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक संविधान का टॉपिक करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आपातकाल, इमरजेंसी इन इंडिया। इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, इमरजेंसी की उद्घोषणा कौन करते हैं, घोषणा उद्घोषणा में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसके प्रभाव होते हैं, इसको वापस कैसे लिया जाता है, तमाम इन चीज़ों के बारे में आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपातकाल। देखना, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपातकाल का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। ये जर्मन के संविधान से लिया गया है, जिसको वीवर का संविधान भी कहते हैं। वीवर का संविधान देखना, आपातकाल उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, जर्मन के संविधान से। जर्मनी संविधान से प्रोविजन या प्रावधान हमने लिए हैं। इसको वीमर का संविधान भी कहते हैं, जर्मन के संविधान को। भाग किस में आ जाएगा, संविधान का भाग नंबर 18। जैसे संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। वैसे तो कहीं पर 25 भी लिखा हुआ है, पार्ट्स के भी पार्ट्स बताए गए हैं, है ना। उनके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो भाग नंबर 18 में यानी कि पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से और 360 तक, 352 से 360 तक संविधान के आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। दूसरा, आपातकाल 3 प्रकार का होता है। इमरजेंसीज आर 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और एक हो जाएगा इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। देखना, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी ये अनुच्छेद नंबर 352 में आता है। इसका आर्टिकल भी अलग अलग पूछे जाते हैं। दूसरा, राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल के 3-4 नाम होंगे, उनके सबके नाम के अलग अलग और कहाँ पर राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन कहते हैं। राज्य आपातकाल स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल या फिर राज्यपाल शासन गवर्नर रूल। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन को गवर्नर रूल कहते हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए था, जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन यहाँ से प्रावधान हट चुका है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि गवर्नर रूल या राज्यपाल शासन कहाँ पर कहेंगे, ये जम्मू कश्मीर में। अब धारा 370 वहाँ पर समाप्त हो चुकी है, तो इसमें अब ये जनरल कर दिया गया। फिर भी क्वेश्चन के लिए याद रखिए आप। या फिर प्रेसिडेंशियल रूल कहेंगे, ये अंडर आर्टिकल किसमें 356 में 356 अनुच्छेद में आती हैं चीज़ें। ओके। या फिर संविधान फेल होने की दशा में, कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर सिचुएशन जब बनेगी तो हम राज्यों में आपातकाल लगाते हैं। एक नंबर 3rd होता है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 360 में। अलग अलग इनके अनुच्छेद भी किसमें कौन आता है। और भाग नंबर कितना है, 18। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, तीसरे प्रकार की भारत में अभी तक नहीं लगी। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं किस कारण से वो आपातकाल लगाया गया। अभी हम पहले राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। देखना, एक अभिभाषण होता है, अभिभाषण को एड्रेसिंग या स्पीच या मिडन स्पीच बोलते हैं। और एक उद्घोषणा को प्रोक्लेमेशन। देखना, एक क्लेम होता है, ये घोषणा करना, डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन, एक प्रोक्लेमेशन। क्या होता है प्रोक्लेमेशन? राष्ट्रपति महोदय हमेशा उद्घोषणा करते हैं। देखना, राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई घोषणा नहीं कर सकते, जो अपने विवेक से होती है। जैसे मान लीजिए हम ऐसा करें कि एज ए हेड अगर मैं कल की छुट्टी रखना चाहता हूं या आज ही छुट्टी करते हैं तो मैं किसी को एक कारण नहीं बताऊंगा, ये अपने विवेक से कर सकता हूं। ये तो क्या होती है, घोषणा। और जब हम दूसरों की सलाह पर कार्य करते हैं और तब कॉमन डिसीजन हम कोई लेते हैं, उसको उद्घोषणा कहते हैं, प्रोक्लेम। तो राष्ट्रपति महोदय जितना भी कार्य करते हैं मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति हमेशा उद्घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। और अभिभाषण क्या होता है, एड्रेसिंग जिसको कहेंगे। अभिभाषण, भाषण क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो जैसे हम बोल रहे हैं भाषण दे रहे हैं, अगर एक इसको हम स्पीच माने। दूसरा, जो हम लिखा हुआ कहीं पर होगा वो क्या आ जाएगा, जो दूसरों की सलाह पर होगा या दूसरों के विवेक से, उसको अभिभाषण। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा पदाधिकारी है जो अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति महोदय हमेशा अभिभाषण देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो भाषण है वो संसद के द्वारा तैयार किया जाएगा, यानी कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति महोदय आज कहीं भाषण देने वाले हैं, तो शाम को आज भाषण देना है। उनका जो पेपर है, जिस पर परफॉर्मा, जिस पर वो देखकर बोलेंगे, ये कहाँ पर, संसद में मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद तैयार करती है इस चीज़ को। जो उस पेपर में लिख दिया गया, राष्ट्रपति महोदय हमेशा वही बोलते हैं।
तो इसे क्या कहा जाएगा, अभिभाषण। यानी कि जो दूसरों के तैयार किए गए स्पीचिंग पर होता है वो तो अभिभाषण होगा, और दूसरों की जो सलाह पर घोषणाएं होती है वो उद्घोषणा। राष्ट्रपति महोदय ना तो कभी भाषण देते ना कभी घोषणा करते, वो हमेशा अभिभाषण या उद्घोषणा करते हैं। आई ना समझ में बात, रजनी समझ रहे हैं आप ये चीज़ को। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अभिभाषण देते हैं, जो उनका भाषण संसद में तैयार होता है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद तैयार करती है। जितने भी मंत्रालय होते हैं, एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होंगे, 4 टाइप मिनिस्टर्स। अगर 30 मंत्रालय हैं तो 4 या 12 120 जो मंत्री होते हैं तो मंत्रिपरिषद, और उसमें से हेड जो एक मिनिस्ट्री के हेड्स होते हैं उसको कैबिनेट मंत्री या कहेंगे हम मंत्रिमंडल हो जाएगा। यानी कि हेड के सभा को तो मंत्रिमंडल और सभी मंत्रियों की सभा को मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण तैयार करते हैं, पेपर परफॉर्मा जो लिखा जाएगा या ड्राफ्ट जो लिखा जाएगा, ये मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद तैयार करती है, राष्ट्रपति उसको पढ़कर सुनाते हैं, इसलिए होता है। तो खैर भाग 18 में आएगा आर्टिकल 352 से 360 तक, और 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, 1 बाय 1 इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभिभाषण उद्घोषणा का आपको मीनिंग बताएं, तो हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ये 3 बार लगा है। पहले इसमें देखते हैं कि किस आधार पर कैसे क्या ग्राउंड्स होती हैं, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, कैसे लगाया जाता है। तो पहले नंबर वाला हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352, इसका आधार क्या होगा, कारण क्या होगा, क्यों लगाया जाएगा। देखना, जब राष्ट्रपति महोदय को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि भारत में किसी राज्य में या किसी सीमा पर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं, तो राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। फिर से देखिएगा, आर्टिकल किस में आएगा, 352 में। यदि राष्ट्रपति महोदय को ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है ना, रिबेलियन जो इसमें यानी कि जिसमें हम हथियारों का प्रयोग करते हैं, तो सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। कौन करेगा उद्घोषणा, राष्ट्रपति महोदय। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। लेकिन ये जो वर्डिंग इसमें लिखी है सशस्त्र विद्रोह, ये पहले क्या था, आंतरिक अशांति, इंटरनली अनपीस जो बनेगा, आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के स्थान पर एक नया वर्ड इसमें जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। अब इसकी जगह क्या है, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक विद्रोह नहीं है, यानी आंतरिक अशांति हटा दिया गया। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, उसमें ऐसा किया गया था। और क्या होगा, जब राष्ट्रपति महोदय को ऐसा आभास होगा कि देश में युद्ध या आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अब उद्घोषणा करेंगे। उद्घोषणा के बाद क्या होगा, जैसे आज इमरजेंसी की उद्घोषणा आज से करनी है, तो ये जो उद्घोषणा होगी, यानी कि एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, फाइल बनाई जाएगी। उस फाइल को अनुमोदन के लिए संसद के दोनों सदनों में आगामी 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा वो समाप्त मानी जाएगी। फिर से देखिए आप, राष्ट्रपति महोदय को जब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो क्या करते हैं, उस अनुमोदन को, यानी कि उस फाइल को, जो उन्होंने फाइल बनाई है, सब कुछ लिखित रूप में है, उस फाइल को 1 महीने के अंदर, चाहे वो महीना फरवरी का है, मार्च का, वो 30 दिन माने जाएंगे उसमें, आगामी 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से, स्पेसिफिक मेजोरिटी, विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा वो समाप्त मानी जाएगी। और अगर वो मंजूर हो जाती है, उसको मंजूरी, सैंक्शन मिलती है, अनुमोदन मिलता है, अब वो आगामी 6 महीने तक लागू रहेगी, वैध रहेगी। जैसे आज ही पारित कर दिया गया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, अब ये कितने दिनों तक, 6 महीने तक वैध मानी जाएगी, वैलिड हो जाएगी, आगामी 6 महीने तक लागू या वैध मानी जाएगी। लेकिन हमें यह लगता है कि 6 महीने के अंदर भी परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई, देश में युद्ध है या कुछ भी, मान लीजिए 5 महीने कंप्लीट हुए, 6ठा महीना लागू हुआ इसमें, तो 6 महीने के अंदर तो ये समाप्त मानी जाएगी। लेकिन हम लास्ट में जब ये देखेंगे कि परिस्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हुई, अभी भी युद्ध या बाह्य आक्रमण हमारा चल रहा है, तो क्या करेंगे, 6-6 महीने के अंतराल पर संसद के दोनों सदनों में फिर से विशेष बहुमत से पारित कराते रहेंगे, और आगामी साइन डायल के लिए बढ़ती रहेगी, अनिश्चित काल के लिए। देखना कितना अंतराल हो जाएगा, 6-6 महीने के अंतराल पर इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि फिर से अनुमोदित कराएंगे दोबारा 6-6 महीने के अंतराल पर, और अनिश्चित काल के लिए ये बढ़ाई जा सकती है, अनिश्चित।
काल के लिए बढ़ाई जाएगी, साइन डाई के लिए बढ़ाई जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये कितने दिनों तक लागू होगी, तो हम 1 वर्ष लगाएंगे। ये भारत में अब तक 3 बार लगी, लेकिन तीनों बार ही अपवाद स्वरूप 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए लगी, 7 या 8 वर्ष के लिए लगी। अभी आपको बताएंगे कि कब कब लगी है और किस आधार पर लगी है भारत में इमरजेंसी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन, 1 वर्ष, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर स्थिति सामान्य नहीं होती, 6-6 महीने के अंतराल पर हम अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं, साइन डाई के लिए बढ़ा सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर ये इमरजेंसी लगती है तो इसका प्रभाव क्या होता है, इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इसके प्रभाव देखते हैं। देखना इसके जो इम्पैक्ट होंगे प्रभाव। अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। देखना हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, खास तौर से 19 अनुच्छेद, 19 में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, उसमें संपत्ति का अधिकार था जो निकाल दिया गया अभी, वो सभी क्या निलंबित हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 20 और 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध होगा, जिसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है। 20 में क्या है, दोष सिद्ध व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को एक केस में एक ही बार सजा दी जाएगी, दोहरे दंड से संरक्षण दिया जाएगा और उस पर वही नियम लागू होंगे जो उसके अपराध करते समय लागू थे। ये आर्टिकल किसमें, 20 में। 20 और 21 अनुच्छेद के अलावा शेष सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, हैंग कर दिए जाएंगे, सब कुछ सरकार के अंडर में चला जाएगा। और क्या होता है इसके अलावा, जो हमारे राज्यों के विधायी शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाएंगी, सभी केंद्र सरकार रेगुलेट करेगी। मसलन अगर हम उत्तर प्रदेश में कोई जॉब निकालते हैं, मान लीजिए हमारी राज्य सरकार घोषणा करती है कि पुलिस भर्ती के लिए, ये सब भर्ती नहीं होगी, फिर ये कौन करेगा, गृह मंत्रालय, दिल्ली केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। यानी कि हमारे सभी राज्यों की विधायी शक्तियाँ ये केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। ओके, आप इसको समझिए, विशेष बहुमत और साधारण बहुमत क्या होता है। देखना, ये जो अनुमोदन होगा ये विशेष बहुमत से पारित कराना है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों। तो विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब पास करना, मंजूरी देना, सैंक्शन देना या परमिशन देना, दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी क्या होगा। देखना, साधारण बहुमत, सिंपल या ऑर्डिनरी मेजोरिटी और स्पेसिफिक मेजोरिटी, ये क्या होते हैं ना वरुण जी। देखना, साधारण बहुमत होगा 50% से एक अधिक। आप इसको ऐसे समझिए, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, 545, 545 के आधे से एक अधिक, 50% से एक अधिक कितनी सीट होती हैं, लगभग 272। तो इसको 273 मानिए, 273, 273 MP की मंजूरी होती है इन चीज़ों में। तो ये तो होता है क्या, साधारण बहुमत। और विशेष बहुमत क्या होता है, स्पेसिफिक मेजोरिटी। अगर लोकसभा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, लोकसभा में टोटल 545 मेंबर हैं, यानी कि कुल मेंबर का उपस्थित होने वालों का और वोट डालने वालों का 2/3 भाग विशेष बहुमत कहलाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखना एक बार, कुल मेंबर लोकसभा के कितने हैं, 545, 545। समझिए उस दिन वहाँ पर 400 गए हैं, उसमें उपस्थित हुए हैं, ये प्रेजेंट हुए हैं, और 400 में से 300 ने वोट डाली है, 100 ने वोट ही नहीं डाली। मान लीजिए देश में इमरजेंसी लगनी है क्या, तो इनसे पूछा जाएगा, विशेष बहुमत से पारित होंगे। टोटल मेंबर है 545, उसमें से उपस्थित हुए 400, है ना, 145 नहीं वहाँ पर पहुँचे, और 400 में भी सब ने वोटिंग नहीं की उस मुद्दे पर, 300 ने वोटिंग की है, 300 ने। तो इस 300 का 2/3, इस 300 का 2/3 भाग, ये कितना निकलता है, 200। यानी कि 200 मेंबर के अगर हस्ताक्षर हो जाएंगे MPs के, विशेष बहुमत से पारित हो जाएगी वो चीज़। देखना, विशेष बहुमत में है तो संख्या कम, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कैसे लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया जाएगा। जो अनुमोदन होगा, यानी कि राष्ट्रपति महोदय को अगर ऐसा प्रतीत होता है, इस अनुमोदन को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना है। लेकिन जब हटाई जाती है, साधारण बहुमत से हटाई जाती है, केवल लोकसभा ही हटा देती है उसको, है ना। तो इसके ये प्रभाव होते हैं कि आधार क्या होगा, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध बाह्य आक्रमण की परिस्थिति। अब इस फाइल को, इस अनुमोदन को 30 दिन के अंदर पास कराना है, और जब ये पास हो जाएगा तो ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा। हमें लगता है कि 6 महीने के बाद भी युद्ध जारी है किसी देश के साथ में हमारा, तो 6-6 महीने के अंतराल पर अनिश्चित काल के लिए उसको बढ़ाया जाएगा। इसके प्रभाव क्या होंगे, मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, और मौलिक अधिकारों में 20 और 21 के अलावा सारे हो जाते हैं फिर।
और विशेष बहुमत साधारण बहुमत में क्या अंतर होता है। अभी हम इसको करेंगे कि इसको वापस कैसे लिया जाता है, कैसे इसको हटाते हैं, और इसके बाद में फिर राज्य में आपातकाल और इमरजेंसी। आप इसे नोट कर लिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, हाँ वरुण जी देखिएगा, युद्ध, युद्ध को क्या बोलते हैं हम, देखना, युद्ध को वार कहेंगे, वार या बैटल, BATTLE, बैटल। जैसे पानीपत बैटल पढ़ेंगे इतिहास में, पानीपत बैटल, बक्सर बैटल। और इसको हिंदी में क्या युद्ध कहा जाएगा, हिंदी में तो एक ही शब्दावली है युद्ध, इंग्लिश में दो है, वार और बैटल। अगर कोई लड़ाई, कोई युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाता है, एक दिन में समाप्त है तो बैटल, पानीपत बैटल है ना, पानीपत की तीनों बैटल हैं। और कर्नाटक के युद्ध हुए कार्नेटिक वार, वो 7-7 वर्षों तक भी चले, 7 ईयर वार। जो एक से अधिक दिनों तक चलेंगे या अधिक दिनों तक, अधिक दिन तक जो चलते हैं उनका परिणाम बाद में आते हैं, वो वार होते हैं। हिंदी में एक शब्द है युद्ध, इंग्लिश में 2 शब्द हैं इसके लिए, कहीं पर बैटल होता है, कहीं पर लिखा हो, कहीं पर वार भी होता है। तो बैटल हम किसे लिखेंगे, जिसका परिणाम एक ही दिन में आया, वो लड़ाई एक ही दिन में हुई है। युद्ध क्या होगा, जिसमें आमने सामने की सेनाएं होती हैं और वहाँ पर अधिक दिनों तक वो चलता है। ओके। आक्रमण क्या होता है, जो आक्रमण कोई देश हमारे ऊपर बिना बताए हमला करता है उसको आक्रमण बोलते हैं। तो अभी आपको भी बताएंगे कि 3 इमरजेंसी कब कब और किस कारण से लगी हैं, आप ये नोट कर लीजिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार अभी तक लगा है, इस पर डिस्कस करते हैं। देखना, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 अब तक 3 बार ही इम्पोज किया गया है। कब किया गया है, पहले इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में, 1962 से और 1967 तक ये लागू रही है ना, 5 साल का ही है। तो 5 वर्षों तक ये चीन आक्रमण के कारण, देखना आक्रमण क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वेशन, कि जो हमारे ऊपर हमारी बिना इन्फॉर्मेशन के कोई हमला करता है वो किस में, आक्रमण में आ जाएगा। आक्रमण और युद्ध में क्या फ़र्क होता है दोनों में, आक्रमण एक पक्षी होता है, कोई हमला करता है विदाउट इन्फॉर्मेशन, और युद्ध क्या होता है, उसमें एक बैटल फील्ड होती है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है ना, कि वो कब कहाँ पर लड़ा जाएगा। तो चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, चीन से हमारा कभी युद्ध नहीं हुआ। देखना, युद्ध और आक्रमण अलग अलग डिफाइन है दोनों चीज़ें। तो पहली इमरजेंसी भारत में चीन आक्रमण के कारण, दूसरी इमरजेंसी 1971 से और 1977 तक ये पाकिस्तान युद्ध के कारण, पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध हुआ था। तीसरी जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 1975 से 1977 तक। देखना, एक इमरजेंसी लागू थी, लेकिन इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल दूसरी इमरजेंसी भी लागू की गई इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ये आंतरिक अशांति के कारण फिर 44वां संविधान संशोधन आया, उसके आधार पर जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, तो नया शब्द जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो इसकी जगह एक नया शब्द जोड़ा गया था, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर। तो 3 इसके ग्राउंड है। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना, इसको रिमूवल कैसे किया जाएगा, देखना, जब लगाते हैं तो संसद के दोनों सदनों की अलग अलग विशेष बहुमत से अनुमोदन कराना पड़ता है प्रस्ताव को। और हटाने के लिए क्या करते हैं, केवल लोकसभा की भूमिका इसमें अहम रहती है। लोकसभा साधारण बहुमत से इसको हटा सकती है, फिर भी लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव को 1/10 भाग के हस्ताक्षर, जो एमपीज के हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के पास जब भेजा जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, और राष्ट्रपति महोदय आगामी 14 दिन के अंदर एक विशेष बैठक बुलाएंगे और उसमें लोकसभा में ही इसको वापस ले लिया जाएगा। तो कौन बुलाएंगे बैठक, ये राष्ट्रपति महोदय। क्वेश्चन है कि हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ पारित किया जाना है, लोकसभा में। और साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत होता है कुल सदस्य संख्या का 50% से एक अधिक, यानी कि आधे से एक अधिक। ये तो प्रस्ताव होगा, लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर 110 मेंबर भी होने चाहिए, है ना। लोकसभा का अगर बात की जाए कि 545 मेंबर है, उसका 1/10 भाग कितना होगा, 54.5, यानी कि 55 मेंबर के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। और वो प्रस्ताव तब लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के बाद फिर वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। आगामी 14 डेज के अंदर वो एक विशेष बैठक बुलाएंगे और इसको वापस ले लिया जाएगा। तो ये इसका वापस होना होता है। खैर, अब हम चर्चा करते हैं आपातकाल नंबर 2 और 3 की भी। इमरजेंसी, राज्यों में इमरजेंसी। देखना, जो राज्यों में इमरजेंसी लगती है, जिसको राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन भी कहते हैं। राज्यपाल शासन कहाँ कहेंगे इसको, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब तो रिमूवल कर दिया गया 370 का, 370 अनुच्छेद का, तो अब सामान्य नियम लागू होंगे वहाँ भी। राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन या संविधान फेलियर की स्थिति में।
अनुच्छेद 355 में ऐसा उल्लिखित है, राज्यों की सुरक्षा केंद्र का कर्तव्य होगा। राज्यों की सुरक्षा करना, यानी कि उस पर अगर अटैक हो जाता है कुछ भी, वो देश पर हमला माना जाएगा। एक है कि संविधान विफल ना हो जाए। संविधान विफल का मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं पहले। देखना, कहीं पर भी जो सरकार बनती है, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, टोटल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक में बनती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 404 सीटें हैं, इसका आधा कितना हुआ, 202। 202 में एक जोड़ देंगे यानी कि 203। 203 एमएलए अगर सरकार के साथ में, तो सरकार बनी रहेगी, अन्यथा सरकार को हटाया जाएगा, फिर वहाँ पर री इलेक्शन की घोषणा की जाएगी। कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक। किसी राज्य में अगर सरकार ऐसे नहीं बनी संवैधानिक रूप से, तो वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फेलियर की स्थिति में राज्यपाल महोदय सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति जी से, और ये कहते हैं कि यहाँ पर संविधान विफल हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे यूपी में 203 मेंबर से भी कम हो जाए, मसलन 150 मेंबर हो जाए, 53 की कमी हो जाएगी एमएलए की, तो सरकार विफल हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। इसकी सूचना कौन, राज्यपाल महोदय किसको देंगे, राष्ट्रपति को ये सूचना देंगे कि यहाँ पर संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यहाँ की सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चलाई जा रही है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर इमरजेंसी की तैयारी की जाएगी, अनुमोदन होगा पहले तो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और इसकी सूचना कौन देंगे, राज्यपाल, ये राष्ट्रपति को सूचना देंगे। अब यहाँ पर अनुमोदन, एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में भी साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव जब पारित करेंगे, उस राज्य में इमरजेंसी लगा दी जाएगी। लेकिन कब अनुमोदन होगा, ये 2 महीने के अंदर, आगामी 2 महीने के अंदर, चाहे फरवरी भी हो जाए 28 या 29 का कोई मतलब नहीं है, 1 महीने में 30 दिन माने जाएंगे। तो आगामी 60 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा या अनुमति दी जाएगी, उसको अनुमोदन किया जाएगा। जबकि हमने राष्ट्रीय आपातकाल में ये विशेष बहुमत लिखा था, और यहाँ पर 1 महीना था, इसमें क्या है, राज्यों में आपातकाल में 2 महीने और साधारण बहुमत। इससे जब ये पारित हो जाएगा, अब यहाँ पर राज्यों में आपातकाल इमरजेंसी अस्तित्व में आ जाएगी, लागू हो जाएगी। और किसी राज्य में यह अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाई जा सकती है। पंजाब अपवाद 5 वर्ष के लिए। अपवाद स्वरूप ऐसा हो सकता है यदि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि अभी वहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा सकते या स्थिति सामान्य नहीं हुई है, ऐसी परिस्थितियों में वो आगे बढ़ा सकता है 6-6 महीने के अंतराल पर। देखना, जो अनुमोदन होगा ना कि 2 महीने के अंदर यानी कि 60 दिन के अंदर इसको पारित कराना है संसद के दोनों सदनों में, अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो 6-6 महीने के अंतराल पर अनिश्चित काल के लिए, लेकिन मैक्सिमम अवधि 3 वर्ष होती है। अपवाद स्वरूप 3 वर्ष से अधिक भी लगाई जा सकती है इमरजेंसी। पंजाब में 5 वर्ष तक लगी है ना, पहले उसमें लगी थी, और इमरजेंसी केरल में। ओके, तो कैसे हटाया जाएगा इसको, लोकसभा में साधारण बहुमत से हटा देते हैं, है ना। और इसका प्रभाव क्या होगा, एक तो इसमें कोई भी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता, जैसे हमने राष्ट्रीय आपातकाल में पढ़ा है ना कि अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा सभी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, इसमें कोई मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता, एज इट बने रहेंगे सब। दूसरा, केवल राज्यों की विधायी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स क्या होती हैं, जैसे MP MLA जैसे कानून बनाते हैं, उनका कानून बनाने का अधिकार उस टाइम नहीं रहता, या कोई वो उद्घोषणा नहीं कर सकते। अभी जो एग्जाम्पल भी आपको बताया था कुछ देर पहले कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलने वाली है, एग्जाम्पल या पुलिस की भर्ती निकलने वाली है, तब इसको यूपी सरकार नहीं निकालेगी, ये केंद्र सरकार निकालेगी, गृह मंत्रालय वहाँ का निकालेगा। राज्य की सभी विधायी शक्तियाँ केंद्र के पास स्थानांतरित हो जाती हैं, ये इसका प्रभाव होता है, और स्थिति सामान्य होने पर इसको वापस लिया जा सकता है। ओके, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद नंबर 360 में, ये भी अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ, तीसरे प्रकार की इमरजेंसी है। तो सेम एज कंडीशन यही होते हैं जो 356 की है। जैसे राज्यों में इमरजेंसी लगती है, ऐसे ही केंद्र, इसमें राज्यों की जो इमरजेंसी है, ऐसे ही वित्तीय आपातकाल लगता है। लेकिन 360 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति महोदय को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, आर्थिक संकट आया, कोई मान लो बैंकों में पैसा कम है, या हमारे ऊपर हमारा खर्च बहुत ज़्यादा हो गया, हमारी करेंसी में कुछ भी हो सकता है ऐसे, अगर वित्तीय संकट आया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, तो राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। और इस उद्घोषणा को आगामी 2 महीने के अंदर, जैसे राज्यों में आपातकाल है 2 महीने, यहाँ पर भी 360 में भी ऐसा ही है कि 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित कराना पड़ेगा उसको, और फिर उसे हटा भी देंगे स्थिति सामान्य होने पर। इसकी कंडीशन ऐसी होती है जैसी राज्य में होती है। तो भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है।
तो इस तरह ये 3 इमरजेंसी थी। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। देखना कभी कभी वीडियो बनाने में हमें डिले हो रहा है, इसमें कई दिन का गैप था। तो संविधान की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें कुछ हमने वीडियो छोटी हुई थी, तो ये चैप्टर्स उसी के हैं सभी, है ना। तो आप सभी वीडियोस में देख लेना। ये चूँकि टॉपिक ओरिएंटेड बनता हुआ जा रहा है, इंपॉर्टेंट देखना। लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है या यूपी पुलिस की आने वाली है, उसमें भारतीय संविधान और आईपीसी की धारा यानी कि मूल विधि, ये स्पेशलाइजेशन है बिल्कुल, इसको अलग से डिफाइन किया गया है। तो इसमें बहुत हमें गहराई से पढ़ना है ये टॉपिक आज इसका भारतीय संविधान का। तो इसमें अगर फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। ओके, थैंक यू।